he is a excellent researcher. He has, to his credit, many awards which you are seeing on the display. Jawaharlal Nehru Award for outstanding postgraduate research, Best Teacher Award, Fellow of Institution of Engineers, expert on the panel of Niti Aayog for advising on the water-related issues, and Fellow of Indian Society of Agriculture Engineers. He has various achievements in the area of irrigation and drainage engineering. We are already late on the schedule. Now, I will request Dr. Man Singh to take the floor. He is an excellent teacher, and through his deliberations, you will learn about how efficiently we can use the water resource which is there at our disposal. Dr. Man Singh ji, the floor is yours now. You can address to this present gathering. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद श्री माली जी। देहरादून इंस्टीट्यूट का मैं बहुत आभारी हूं कि आपके माध्यम से संस्थान ने मुझे याद किया, और वो भी आज के शुभ अवसर पे जो विश्व जल दिवस है। इससे पहले भी डॉक्टर पी.आर. राजेश्वरी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने भी करीब 7 साल पहले जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ट्रेनिंग प्रोग्राम था सिविल सर्विस सर्वेंट्स के लिए, आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए, तब भी हमें याद किया गया था। विश्व जल दिवस 1992 में जब रियो कॉन्फ्रेंस यूएन ने किया था रियो डी जेनेरो में, तब से इसके बारे में सोचा गया, और पहला विश्व जल दिवस 22 मार्च 1993 से शुरू हुआ, तो लगभग 30 वर्ष हो गए हैं। इस वर्ष भी विभिन्न वर्षों की तरह एक बीज विषय थीम बनाया गया है, थीम दिया गया है, ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल। अगर इसे हिंदी में कहें तो अदृश्य भूजल को का दृश्य कर देना, दिखाई पड़ने वाला बना देना। मैं ये जानता हूं कि ये संस्थान देहरादून जो इस राष्ट्र में आईसीआर का एक अग्रणी संस्थान है, जो विगत कई वर्षों से अदृश्य भूजल जो है उसे दृष्टिगोचर करने के प्रयास में बहुत काम किया है। अगर ये मैं कहूं कि ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल का मतलब ये है कि जब अपने ये जलावृत में रहता है, एक्विफर में रहता है, ग्राउंड वाटर स्ट्रेटा में रहता है, तो वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब वो सरफेस पे फ्लो करता है, नदी में हो, नदियों की छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में हो, या नालों में हो, या कहीं डिप्रेशन हो, वहां पे पानी ऊज आउट होता हो, तो वो दृष्टिगोचर होता है। अगर आप लोग ध्यान देते होंगे हिंदी के अखबारों में, तो कल हमारी एक आर्टिकल एडिटोरियल पेज पे विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में, उसके शुभ अवसर पे एडिटर ने छापी थी। उसमें उसका शीर्षक था
खत्म हो डिस्चार्ज और रिचार्ज की दूरी या अंतर। देखिए, अगर हम एक रेफरेंस मान लें कि पहली बार ट्यूबवेल इंडिया में कब लगा था, मुझे उम्मीद है अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन 1930 में एक रिकॉर्ड बताता है कि पहला हुआ था। और मैंने जहां तक रिसर्च किया, 1820 में यूएस में हुआ था पहला ट्यूबवेल। तो अगर 1930 को अगर हम रेफरेंस मान लें, तो करीब 100 साल में 1930 से अभी 2022 तक उत्तरोत्तर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ट्यूबवेल की संख्या बढ़ी है। अलग अलग समयों पे सरकारें, केंद्र सरकार या सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड या जल आयोग, जल मंत्रालय या राज्य सरकारों ने भी अलग अलग नियम बनाए, लेकिन वो कारगर नहीं हुए। अगर आज ये देखें आप लोग कि अखबार में छपा है कि मात्र दिल्ली में 20,000 ऐसे ट्यूबवेल पाए गए हैं जो अवैध हैं और 11,000 कुछ सील किए गए हैं। ये आज के पब्लिकेशन में दिखता है। उदाहरण अगर हम सिर्फ दिल्ली का लें, तो आप ये देखेंगे कि इन 100 वर्षों में वो सारे ग्राउंड वाटर डिपॉजिट जो अदृश्य, जो भूजल था, उसे हमने करीब करीब इतना उसका संतुलन बिगाड़ा है कि तमाम छोटी मोटी नदियां स्वतः इन वर्षों में सूख गई हैं, या कुछ नदियां जो चलती हैं तो उनका बहने का, प्रवाह का कालखंड घट गया है। 2-3 पोस्ट मानसून का जैसे विड्रॉल होता है, उसके 2-3 महीने बाद ही वो सूख जाती हैं। ये संकेत देता है कि ग्राउंड वाटर का जो ये शीर्षक आज बनाया गया है जल दिवस के लिए, ताकि पूरे विश्व की जन समुदाय इसको बहुत फोकस करे, इस पे अपनी नजर डाले, इसके बारे में सोचे, इसके प्रति ज्यादा सचेत हो, यही मकसद होता है। तो अगर हम अब पीछे कैलकुलेशन करने हम जाएं कि 1930 से पहले जब से यह पृथ्वी रही, हिंदुस्तान के भूभाग पे प्राकृतिक संतुलन, जो भी बारिश होती रही, रिचार्ज होती थी, और चूंकि कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ करता था, एक्सेलरेटेड डिस्चार्ज, स्वतः डिस्चार्ज होते थे, वो तमाम नदियों में सजीवता रहती थी। और हम लोगों ने भी बचपन काल में, अब से 55-60 इयर्स के आसपास भी हम लोगों ने उन नदियों को कम से कम बचपन में देखा है, और आज देख रहे हैं तो बहुत अंतर दिखता है। तो ये एक बात कहता है कि अब हमें कैसे सोचना चाहिए कि इनमें जल प्रवाहित होता रहे। अगर अब इन दोनों कालखंड को अगर हम एनालाइज, विश्लेषण करें, तो हमें एटलीस्ट प्रबुद्ध वर्ग को, या जो अभी भावी पीढ़ी है, जो यंग लोग हैं, जो सीख रहे हैं, वो ये सोचने का प्रयास करें कि अगर हम वो स्टेटस को आंटे 1930 को प्राप्त करना है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे। और ये मकसद 5, 10, 15 साल वाला नहीं है, ये 50-60 साल के एफर्ट करने पड़ेंगे। इस तरह की सोच हमें करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस पिछले 30 वर्षों में हम लोगों ने ये पाया है कि जलवायु परिवर्तन हो चुका है, अब ये प्रायः सिद्ध हो चुका है। तो आज अगर आप देखें तो जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी की आर्टिकल तीसरे पेज पे छपी है, और बहुत व्यापक रूप से उसमें उन्होंने जो लास्ट कॉलम में जो बात उन्होंने लिखी है, लगभग
2 साल पहले मेरा एक वीडियो है जिसमें हमने कहीं भाषण करते समय वो जो उसमें बोला है उससे मैच कराया जा सकता है। वो बात का मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं कि हमें दो अप्रोच रहे हैं, दो तरह के विचारधाराएं हमेशा रहती हैं। एक कहते हैं पाश्चात्य मॉडल जो जल संसाधन को केंद्रित करता है, जैसे डैम बनाना, रिजर्वायर बनाना। एक स्कूल ऑफ थॉट्स हमेशा ये कहता है कि हमारी देसी जो मॉडल है कि स्वस्थाने जल रक्षते, जहां पे पानी बरस रहा है वहीं पे स्टोर करें। तो इस विधा में अब जो जलवायु परिवर्तन की स्थिति आ गई है उसमें हमें ये सोचना होगा कि शायद हमें दोनों को साथ लेना पड़ेगा। जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, राजेंद्र सिंह की आर्टिकल में उन्होंने ये बात साफ कहा है कि जलवायु परिवर्तन के वजह से आने वाले वर्षों में कब, कहां और कितनी वर्षा होगी, कितने दिनों का मानसून सीजन होगा, ये सब बहुत ज्यादा बदलेगा। इसके बदलाव के लक्षण अफ्रीका के कई देशों में ऐसे पाए गए हैं जिनसे साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज के जो दक्षिण अफ्रीका एक देश है उसके अलावा उसके आसपास के देशों से ढेर सारे लोग यूरोप में माइग्रेट कर रहे हैं। उनके लिए उन्होंने एक नया नाम दिया है कि जलवायु परिवर्तन शरणार्थी। तो ये कहा जा रहा है कि अगर जल की जो ये जो विजिबिलिटी है जो ग्राउंड वाटर की, जिसके लिए हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये जल आंदोलन का स्वरूप लेना चाहिए। इसे मेरे कहने का मतलब इसमें राजनेता, नौकरशाही, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, बायोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ एक्टिविस्ट वगैरह वगैरह और आम जनमानस, ग्राम पंचायतें, पंचायतें, जिले, सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। और योगदान के माध्यम से आप देखेंगे कि आज के उपलक्ष्य में तमाम जो दार्शनिक बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए कि हमें मोटिवेट कर सकें, हमें इंस्पायर कर सकें, हमें पानी के महत्व से जोड़ सकें। लेकिन इनके परस्पर उसमें तरह तरह के टर्म आ रहे हैं, जैसे जल स्वराज, जल आंदोलन, जल सत्याग्रह, जल शक्ति, जन शक्ति और जल स्वराज वगैरह वगैरह चीजें आ रही हैं। इनका तात्पर्य कुल कहने का मतलब ये हुआ कि पानी की उपलब्धता सार्वभौमिक और सार्वकालिक होना चाहिए। जो हम स्पेस और टाइम की बात करते हैं, एक बात और मैं कहना चाहता हूं अपने सभी प्रिय श्रोताओं से कि हमें अपने कनेक्ट को थोड़ा डायमेंशन इसका बढ़ाना होगा। बढ़ाना इसलिए होगा कि इसके बारे में अगर कोई एक सेगमेंट जो है विरोध में उत्पन्न हो जाए तो उसे भी साथ में लेना होगा। क्योंकि कुछ उदाहरण अगर हम पाएंगे कि जैसे अगर देखें कि नदियों के प्रवाह का अगर एक और दूसरा डायमेंशन देखें कि आम जन को एक सवाल मन में उठता है कि जो हिमालय से, हिमालयन रिवर है या नॉर्थ इंडिया में जो बहने वाली नदियों का नेटवर्क है और जो प्रायद्वीपीय मतलब पेनिनसुलर जो नदियां सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर से पोषित होती हैं, तमाम लोगों को ये पता नहीं होता है कि भाई ये एक्चुअली इनके लिए जल का स्रोत कहाँ होता है। कोई अंदाजा लगाता है कि शायद अमरकंटक के ऊपर हाई एलिवेशन पे बहुत बड़ी लेक होगी, उस लेक से शायद नर्मदा निकलती होगी या सोन निकलती होगी। इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन हम ये भली भांति जानते हैं कि अगर हम ग्राउंड वाटर को जियोलॉजी, जियो हाइड्रोलॉजी या इंजीनियरिंग के फ्रेम में देखें तो ये वाटर के अन्य विषयों से ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है और फिजिक्स और मैथमेटिक्स से ज्यादा एनरिच्ड है। तो हमें इस समय उसकी चर्चा करने में मैं बहुत ही सरल रूप लेना चाहता हूं ताकि ये आम जो स्कूल के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको भी इससे लाभ मिल सके और वो कुछ समझ सकें।
मूल मुद्दा ये है कि हमें पानी के प्रवाह को बढ़ाना होगा। जो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है उसे ऊपर लाने के प्रयास करने होंगे। और मकसद ये होगा, अगर हम आइडियल रूप में सोचें तो ग्राउंड वाटर को अलग हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए। अब इसमें भी आप देखेंगे, चाहे तमाम साइंटिफिक लेख या साइंटिफिक पब्लिकेशन को पढ़ेंगे या पॉपुलर आर्टिकल को पढ़ेंगे या ओपिनियन आर्टिकल पढ़ते हैं या ढेर सारे जो है विजन वाली आर्टिकल पढ़ते हैं। बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं जो ऐसे ऐसी चीजें समाज में योगदान करते हैं। तो उनमें आप ये पाएंगे कि कुछ लोग सरफेस वाटर को अलग ट्रीट करने की बात करते हैं, कुछ लोग ग्राउंड वाटर को अलग बात करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन दोनों को समेकित देखा जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक स्पेस में, एक स्थान पे जो पानी विजिबल है वो कहीं जाके इनविजिबल भी हो सकता है। इनविजिबल इसलिए हो सकता है कि अगर कहीं ज्यादा हाई स्टेज पे रिवर फ्लो हो रही है तो रिवर का अगर लेवल, सरफेस लेवल ऊपर हो जाता है और उसके एडजेसेंट एरिया में ग्राउंड वाटर टेबल नीचे है तो रिवर का फ्लो हो सकता है। ये वाइसी वर्सा होता है। अंतराल में हमें ये निश्चित रूप से ध्यान देना होगा कि दोनों का ब्लेंड बनाना पड़ेगा। सिर्फ ये कि हम वेस्टर्न मॉडल के अप्रोच से वाटर रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करें, संचयन करें, उससे बात इसलिए नहीं बन सकती है कि अगर सिर्फ उस पर ही आधारित हो जाएंगे और बारिश कहीं और हो गया तो इसमें स्टोरेज नहीं हो पाएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से हम लोगों को इसमें समेकित विचार रखना होगा। और इसके लिए एक और भी जरूरत है कि अब जो आने वाली पीढ़ी है उनमें मुझे लगता है नर्सरी से ही अलग अलग फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, कार्टून के फॉर्म में या स्कूलिंग में भी इन्वायरमेंटल वाला जो सब्जेक्ट है उसमें वाटर एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में जोड़कर अभी से हमें उसको प्रसारित करना चाहिए। उन भावी पीढ़ियों में जल के प्रति चेतना ज्यादा जागृत करनी चाहिए। और ये चीज निश्चित है कि इसमें हम लोग सफल होंगे। कई लोग ये कई पेपर में आप ये देखेंगे कि वहां इस तरह की बात कही जाती है कि अगर यूं ही हम रहे तो हम अगले, कुछ लोग कहते हैं अगले 20 साल में, कुछ लोग अभी आप देखेंगे कि अगले 5 साल में बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी, कुछ लोगों का प्रोजेक्शन। मेरा वो पेसिमिस्टिक व्यू नहीं है। मैं अभी भी ये मानता हूं कि देश में जितना वाटर रिसोर्सेज उपलब्ध है उसको अगर हम मैनेज करें तो शायद हम अभी अन्य देशों की तुलना में जो वेस्ट एशिया में है या सहारन अफ्रीका में है या यूरोप के और कुछ देशों में है उससे हम अभी बेटर स्थिति में हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि स्पेस और टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ काफी ज्यादा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। इस पे हमें मैनेज करने के बारे में सोचना होगा। कुल मिलाकर इस तरह की चेतना से अगर सभी के मन में अगर ये बात आ गई तो मुझे लगता है कि हमारी नदियां सूखेंगे नहीं। लेकिन ये कहने से बात बनेगी नहीं। हमें अभी वर्तमान स्थिति से ही, वर्तमान समय से बिना समय गंवाए इस रूप में काम करना पड़ेगा। और विभिन्न कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, विचार के माध्यम से जो लेखन का काम लोग अलग अलग विधाओं से करते हैं, मैं आश्वस्त हूं कि वो बातें जरूर एक न एक दिन नीति नियंताओं के पास जाएंगी और उस पर वो लोग विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बात आइडियल कुछ विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूं जो एक सोच का आधार बना सकता है कि पानी जब धरती पर आता है तो उसका मकसद ये होना चाहिए, समुद्र में पहुंचने से पहले जितनी भी जीवधारियों, वनस्पतियों या स्टोरेज डिमांड की पूर्ति करने के बाद ही वहां पहुंचना चाहिए। अब ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा में पूरी इकोलॉजी, पूरा सरफेस और ग्राउंड सरफेस की जो कंसेप्ट है या ग्राउंड वाटर जोन है,
ये सब चीज उसमें आ जाती है। लेकिन इसमें हर व्यक्ति, हर स्पेस में, हर समय में मुझे लगता है जन चेतना से, जनमानस को, प्रत्येक नागरिक को एक प्रहरी, जल प्रहरी के रूप में सचेत रहना पड़ेगा। और अगर सचेत होंगे और सभी लोग एक इंटरडिसिप्लिनरी मोड में, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, पॉलिटिशियन, लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव, जिला अध्यक्ष, सभी लोग अगर मिलकर काम करें, जो अभी कुछ साल पहले पब्लिक प्राइवेट ट्रिपल पी मॉडल आया था कि भाई उस माध्यम से चलना चाहे। जितनी भी चीजें एक्चुअली आती हैं, आने के साथ साथ इनका क्रियान्वयन में दिक्कत है। जैसे अभी कल हम लोग पोस्ट करते, हमारे कोलीग्स मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर कौर हैं, डॉक्टर खन्ना हैं, डॉक्टर अर्जुमा सारंगी हैं, काफी डिबेट करते हैं कि अगर हम लोग लिटरेचर सर्च करते हैं तो ग्राउंड वाटर के रेगुलेशन के बारे में, ट्यूबवेल के अंतराल के बारे में, क्या डेंसिटी होनी चाहिए, कितना पंपिंग अलाउ किया जाना चाहिए, इसके लिए समय समय पर गाइडलाइंस आती हैं। लेकिन वो गाइडलाइंस इतनी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हैं कि उसके रहने के बावजूद भी, जैसा मैंने बताया कि आज ही पब्लिकेशन है कि दिल्ली एक छोटा सा यूटी है, एनसीटी है, और यहाँ पे मैंने बताया कि 20,000 अवैध आज की तारीख में है और करीब 12,000 उन्होंने ब्लैकलिस्ट किए हैं, और तमाम ऐसे होंगे इस शहर में जो अनअकाउंटेड होंगे। यही स्थिति आप देखें तो नीचे है। एक और डायमेंशन में देना चाहता हूं जिसमें, एक्सक्यूज मी, एक अध्ययन से ये पता चला कि पिछले 7, 8, 10 वर्षों में कि कुछ विश्व के ऐसे देश रहे जहां जो लोग, वो भी ब्रिटिश कॉलोनी थे हमारी तरह ही, तो वहां पे उन कॉलोनाइजर्स ने या एम्पायर ने, इंपीरियल गवर्नमेंट ने वहां के ग्राउंड वाटर को बिजनेसमैन को लीज पे दे दिया, ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए। ऐसे भी उदाहरण है, लेकिन वो इत्तेफाकन हमारे देश में नहीं कर पाए। उसका वजह एक था कल्चरल अटैचमेंट, जो नदी की पूजा, कुओं की पूजा, ये एक आस्था का विषय था। यहाँ पे और बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे वाटर रिसोर्सेस था, तो यहाँ पे वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो मॉडल तो पब्लिश है, लेकिन हमारे यहाँ अपने देश में ही जो सुविधा संपन्न किसान हैं या जो समर्थवान लोग हैं, वो भी यहाँ पे ग्राउंड वाटर की माइनिंग करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। मैं एग्जांपल के लिए बताऊं कि जो लोग फील्ड में जाते हैं या गांव में रहते हैं, हम लोग गांव के परिवेश को बहुत समय से वहीं पैदा हुए समझते और आज तक भी समझ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि अगर जो एक समर्थ कृषक है, प्रभावशाली वहां उस क्षेत्र का आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो डीप ट्यूबवेल लगाते हैं, और डीप ट्यूबवेल लगाने से जो एक्वीफर का पानी, सभी का पानी होता है, उसको सेल करते हैं। मुझे नहीं लगता है, और उनको उस पर बिजली की सब्सिडी भी मिलती है, वगैरह वगैरह, इस तरह की पॉलिसीज हैं। मैं ये फैक्ट रखना चाहता हूं, मेरा कंसर्न यहाँ पे किसी दूसरे एस्पेक्ट में नहीं है, सिर्फ ये कहना है कि हमारे देश में, हमारे देश के लोग ही उस ग्राउंड वाटर को मिसयूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, और उससे पैसे भी कमा रहे हैं। तो ये भी एक कास्ट है, कॉस्ट टू द इकोसिस्टम, और ये कास्ट पर कोई रिटर्न नहीं हो रहा है। रादर बिजली की उसमें बिल में कटौती कर दी जा रही है, डीजल में सब्सिडी दी जाती है इन पर्पसेस के लिए। इस पे विश्लेषण करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि अगर जो पानी हर सिटीजन को बिलोंग करता है, वो कोई एक आदमी चूंकि उसने ट्यूबवेल लगाया और उससे वो सेल कर सकता है, तो ये अंधाधुंध भूजल का दोहन भी ऐसा हुआ। अगर आप देखें तो दो ज्यादातर डेवलपमेंट ट्यूबवेल के जो एग्रीकल्चरल डोमेन में या रूरल इंडिया में ड्रिल किए गए, सिंक किए गए, ये मिड 60s से लेकर 85 के बीच में बहुत ज्यादा हुए, और 1990 के बाद से कुछ बदलाव होने शुरू हुए। और उसमें ये देखा गया कि 1990 से पहले ट्यूबवेल ग्राउंड वाटर की स्टेटस ऐसी थी कि सेंट्रीफ्यूगल से, पंप से काम हो जाता था। अब जो है सारे सेंट्रीफ्यूगल का स्थान
सबमर्सिबल पंप ने ले लिया है। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हो सकता है कि वह कितना गहरा जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इन परिस्थितियों को हम जो सामने देख रहे हैं उसको ही मानकर ग्राउंड वाटर के बारे में मेकिंग इनविजिबल विजिबल की बात रखी गई है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल खुशी है कि हमारे देश के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, सचेत हैं, संवेदनशील हैं। ये जरूर पानी के महत्व को और ज्यादा चैतन्यता से देखेंगे और आने वाले दिनों में अब्यूज को रोकेंगे। और अभी देखा गया है कि भारत सरकार एक नए सिरे से जल शक्ति मंत्रालय के गठन होने के उपरांत एक अधिनियम, एक बिल ड्राफ्ट किया गया है। कुछ राज्यों ने उसके प्रति सहमति दी है, कुछ राज्यों से शायद कंसल्टेशन जारी है। जो पहले के अधिनियम थे उसका ये स्थान ले लेगा, जो ये अभी जल शक्ति अभियान 2019 से जून जुलाई से जो शुरू हुआ है उसके तहत ये प्रयास किए जा रहे हैं। और 1987 की जल नीति, 2002 की जल नीति, 2012 की जल नीति, अब ये तीनों जो नेशनल जल नीति थी इनको भी रिप्लेस शायद इन सब मतलब चेतना के बाद कुछ और बदलाव किया जाएगा जिससे शायद अच्छी बात बने। ये मैं कहना चाहता हूं कि जो धरती पर पानी का जो हस्ताक्षर है वो सिर्फ ये नदियों का चलना, नदियां, ज्यादातर नदियां आप नॉर्थ की मान सकते हैं कि ग्लेशियर से निकल कर आती हैं, लेकिन और ढेर सारी नदियां जिनके जल प्रवाह अगर आप देखेंगे 40 से 60% घट गए। मुख्य मुख्य नदियों की बात कर रहा हूं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, यमुना, इनमें तो बल्कि नदियों में जल प्रवाह न होकर के बल्कि वो नाले के रूप में उफान पे आ रही हैं। तो इसमें बदलाव करने की जरूरत होगी, जिसमें जल के उपचार के बारे में भी सोचना होगा, वेस्ट वाटर के रिक्लेमेशन के बारे में सोचना होगा। हमारे वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर में डॉक्टर रविंदर कौर एक टेक्नोलॉजी है जो IWTC की एक वेल नोन टेक्नोलॉजी है, उसका भी फैलाव बृहद तौर पे किया जाएगा और वो भी जल की को शुद्ध करने में और जल के योगदान में नेशनल पूल में वो भी बढ़ोतरी करेगा जो इरिगेशन के लिए काम आ जाएगा। फाइनली मैं अपनी बात को धीरे धीरे कंक्लूड करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि पानी की इष्टतम मात्रा, सर्वकालिक और सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित ही करना होगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा में 6 नंबर एजेंडा जो है उसमें ये बात लिखी गई है। और अपनी बात को मैं समाप्त करने से पहले जो भी बात हमने कही है वो बहुत ही अच्छे से समराइज हो सकती है अगर मैं एक आलोक श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने एक 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं। पानी न रहेगा अमृत, पानी न रहेगा अमृत, गंगा न रहेगी गंगा, ऐसे ही रहे जो हम तो ऐसे न बहेगी गंगा। रिपीट करता हूं, पानी न रहेगा अमृत, गंगा न रहेगी गंगा, ऐसे ही रहे जो हम तो ऐसे न बहेगी गंगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम जैसे हैं हमें इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी, और तब्दीली अगर हम कर पाए तो निश्चित रूप से ग्राउंड वाटर डिपॉजिट में बहुत ज्यादा इजाफा कर पाएंगे, और जो इनविजिबल ग्राउंड वाटर है ये नदियों के प्रवाह स्वरूप विजिबल होगा, और जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी मोटी नदियां हैं, सब सजीव और जीवंत हो जाएंगी और हम लोग जल के प्रति सुरक्षित हो जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मान सिंह। अभी हमने डॉक्टर मान सिंह का संदेश सुना, उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जल के अभाव
को रेखांकित किया और हम एज ए समाज को इंगित किया कि हमें सचेत होना होगा, हमें अपनी आदतों को बदलना होगा और जो भी प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं उनका समुचित और सदुपयोग करना होगा। हमें उसकी महत्ता समझनी होगी, क्योंकि जहाँ ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है हमें उसकी महत्ता का आभास नहीं हो पाता। आपको ऐसी जगहों पे भ्रमण करना होगा जहाँ पर एक गिलास पानी के लिए आदमी मीलों तक पैदल चलता है, तभी आप समझेंगे कि जो जल आपको प्रकृति ने आपके आसपास दिया है, the water which has been made available by nature surrounding you, you have to worship it, you have to preserve it, you have to conserve it. मैं डॉक्टर मान सिंह को अपने विभाग और अपने संस्थान की ओर से धन्यवाद देता हूं कि काफी छोटे समय में मैंने जब इनसे निवेदन किया तो इन्होंने अपना प्यार दर्शाते हुए हमारे निवेदन को स्वीकार किया और जो हमारे कल के भविष्य हैं विद्यार्थीगण, उनसे अपने संदेश को साझा किया। मैं पुनः अपने विभाग और अपने संस्थान और हमारे निदेशक महोदय की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। और सर, हमारा ये कार्यक्रम पूरे दिन का है। इस व्याख्यान के पश्चात हम इनको भ्रमण पर ले जाएंगे ताकि ये लोग अपनी आंखों से देख सकें कि जो हम बात कर रहे हैं कैसे उनको धरातल पर क्रियान्वयन किया जा सके। तो क्योंकि जो देखता है वही आदमी स्वीकारता है और उसको देखने के पश्चात हम इनसे आशा करते हैं कि भविष्य में अपने जो आते हैं उनको बदलेंगे और जो भी संसाधन प्रकृति ने हमें दिए हैं उसका सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर श्रीमाली जी। जी जी। अगर किसी विद्यार्थी को कुछ अगर उसकी क्यूरियोसिटी है, कोई डाउट है, तो ये मौका दिया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जी मैं इंटरवीन कर रहा हूँ। अगर मुझे जानकारी नहीं कि आपका समय कितनी देर का ये स्लॉट है आपके इसका नहीं, आपका सुझाव सही है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कुछ समय तक हमसे जुड़े रहें और मैं ये मंच विद्यार्थियों से साझा करता हूं। यदि उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं तो वो अपनी जिज्ञासा को व्यक्त कर सकते हैं और हमारे जो आदरणीय प्रवक्ता हैं वो उसके उत्तर देंगे। ये फ्लोर अब विद्यार्थी के पास है, प्लीज वहीं से माइक से बोल दीजिए। हेलो सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। Sir, I want to ask one question, sir. As I am pursuing BSc Agriculture, sir. So I hail from Andaman. So, sir, in Andaman, most of the people are residing in the salt water, sir. So we are purifying the water, but the cost of purifying is so costly. मैं सुन नहीं पा रहा हूँ इनको, डॉक्टर श्रीमाली जी, मैं इनको सुन नहीं पा रहा हूँ। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बोलिए। Sir, I want to ask one question, sir. Sir, as I hail from Andaman and Nicobar Islands, sir, in that most of the people are residing on the salt waters and they are trying to purify as more water for their daily living, sir. So the cost of purifying the water and the techniques is so less. So in what are the steps we can take, sir, to adopt a virtual sufficient water to develop the situation in Andaman, sir? Your creation of new ponds, if they are not available, or maybe revival of the existing
depression and lake and pond and tank so that you can harvest fresh water. I think Andaman Nicobar receives lot of rainfall. Yes, sir. You remember that? So, I mean, I think it's adequate rainfall. The only thing is that, and for this, I think there has to be some fund available for that. Yes, And there are certain several schemes, and Andaman and Nicobar Island gets a special attention from the central government and your own local government for revival of these ponds, etc., etc., and also can have some small level storage tank, etc. The freshwater harvesting has to be done, and then if that increases slowly, the groundwater deposit will also increase, and you can use hand pumps and all to get fresh water, and your saline water will be underlain to the fresh water. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Floor is yours. You want to have any question, you can have. We will be happy to answer. Sir, I suppose there are no questions because you have so nicely explained the aspect of groundwater, the importance of groundwater, the importance of water as such, and the measures which you require to carry out, to preserve, conserve, and utilize efficiently. So I thank you for joining virtually and delivering your address to this gathering. And I hope these people will carry the baton forward in terms of conservation of the resource, the precious resource which is given by nature as a blessing to the mankind. So thank you, Dr. Thank you, Sri Mali sir. Thank you, Dr. I really enjoyed, and thank you for giving me an opportunity. And I wish that these young people will become one day Jal Yodha for this country. Thank you so much. And thank you. Thank you. In continuation to program, we have with us Vijay Pawar ji. He is the Pradhan, whose work which you have seen in the short film just some time back. I would request him, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने अनुभवों के बारे में हमारे जो यंग साथी है जो आप हमारे समक्ष उपस्थित है उनसे साझा करें कि कैसे अपने गांव और रहने वाली जगह के विकास के लिए किस तरीके के सोच और प्रयास की आवश्यकता है और कैसे कैसे क्या क्या परेशानियां उसके मध्य आती है, कैसे हम उससे उबरते हैं और कैसे सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। धन्यवाद। आज विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस संस्थान के निदेशक महोदय, हमारे परम आदरणीय PR जोशी साहब, अपने श्री माली जी, श्री SK शर्मा जी जो इस संस्थान से सेवानिवृत्त हो गए हैं, इस मंच के माध्यम से आपको मेरी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका कार्यकाल एक अच्छा कार्यकाल रहा है और यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर बांकी बिहारी जी, आप सभी के प्रयास से 22 साल पहले इस संस्थान से हम लोग जुड़े थे और एक जन सहभागिता सिंचाई योजना पे हम लोगों ने
आपके साथ काम किया था। संस्थान के द्वारा टेक्निकल गाइड हम लोगों को किया गया था, और शायद हमने 22 साल पहले सोचा भी नहीं था कि हम लोग इस तरह इस मंच पे भी आएंगे। और आज वो गांव एक ग्राम सभा है। 2000 जो हमने कार्य किया, 2002 में उसका हमारे जो प्रथम राज्यपाल महामहिम श्री बरनाला जी थे, उनके द्वारा उसका लोकार्पण किया गया। और उसके बाद उस पंचायत में, उस गांव में इतना विकास हुआ कि जिसको देखने के लिए देश नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी मेरी पंचायत में आते हैं। जर्मनी, जापान और बांग्लादेश के लोगों ने स्टडी टूर करके मेरी पंचायत पे देखा है कैसे हम लोगों ने सिंचाई का काम किया है, किस तरह हम लोगों ने अपनी ग्राम पंचायत में डेवलपमेंट के काम किए हैं। तो इस अवसर पर उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मुझे मिला है कि आप लोगों के सम्मुख मुझे जो मैंने अपने काम किए हैं, जो मैंने अपना प्रयास किया है संस्थान के माध्यम से आपके बीच में साझा कर पाऊं। क्योंकि इसके बाद फील्ड विजिट भी है, आप लोगों को मेरी पंचायत और मेरे गांव तक आपको चलना है। एक छोटी सी वीडियो दूरदर्शन केंद्र के द्वारा बनाई गई थी, वो आपने देखी होगी। अभी 2 वीडियोज और हैं, वो भी आपको भी दिखाई जाएगी। उसके बाद स्थल भ्रमण जब होगा, आप मेरी पंचायत में देखेंगे कि किस तरह से मैंने अपने यहाँ काम किया है और संस्थान ने कैसा काम किया है। उसी कामों को करते हुए 2018 में मुझे जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया था, और उत्तराखंड की 8000 पंचायतों में से 5 ग्राम प्रधानों का चुनाव हुआ, उसमें मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, और संस्थान का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। पूरे संस्थान के माध्यम से जब 22 साल पहले हम लोगों ने अपना एक पहला कदम इस सिंचाई योजना के लिए रखा, तो वो सिंचाई योजना आज हमारे पेयजल में भी काम आ रही है, सिंचाई में भी काम आ रही है। वो जो अभी डॉक्टर साहब दिल्ली से हमसे जुड़े थे, वो सतत विकास लक्ष्यों की जो बात कर रहे थे, शायद आप लोग अभी पढ़ते होंगे या आने वाले समय में आप पढ़ेंगे कि सतत विकास लक्ष्य को पाने के लिए जो है पूरा विश्व लगा है और पूरे इस तरह से प्रयास हो रहे हैं उसमें। जब हम लोग लगे तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे यहाँ ये जो हमारे बगल की नदी जो बह रही है, ये हमारे यहाँ पानी आएगा। हम लोग देखते थे और बरसात पे आधारित हम लोगों की खेती होती थी कि कैसे हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। लोग जॉब में भी हैं, तो खेती ज़्यादा है, तो ये था कि भाई अपना कुछ काम कर लेंगे, अपना कुछ करेंगे। तो ये लेकर के हम लोगों को चला 2002 में 2001 और 2001 के बीच में हम लोगों ने श्रमदान करके उस योजना को बनाया, अपना पानी लेके आए, बरनाला जी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को बीबीसी वर्ल्ड ने तक कवर किया। हम लोगों का सौभाग्य ये रहा कि बीबीसी वर्ल्ड में मेरे प्रोग्राम को जब कवर किया गया, तो मेरे साथी कई सारे जो मेरे आर्मी में भी हैं, उन लोगों ने बाहर देखा, तो हमें भी लगा कि एक अच्छा काम हम लोगों के द्वारा किया गया है। और जर्मनी के प्रोफेसर एक स्टडी टूर पे मेरे यहाँ आई थी, तो उन लोगों ने कहा कि प्रधान जी, अगर ऐसा काम वाकई में पूरे देश में हर पंचायत में हो तो भारत वापस सोने की चिड़िया बन सकता है। तो हमारे लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि जर्मनी के लोगों ने भी आकर के जो है इस पंचायत की इस तरह से सराहना की है। अपना काम करते काम तो हमने अपना किया, लेकिन प्रसिद्धि इतनी हुई कि संस्थान के कामों को हम लोग आगे बढ़ाया। और मुझे जो है पहले क्योंकि मैं सॉलिड वेस्ट पे जो है मास्टर ट्रेनर भी हूँ, स्टेट में रहा हूँ, और अभी 2020 में मेरा भारत सरकार में सिलेक्शन हो गया है, तो मैं हैदराबाद में जो है अपने देश के प्रधानों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ। तो जो हमारी पीसीएस एकेडमी रुद्रपुर है, उस एकेडमी भी मैंने जो है अपने पीसीएसों को अपना अनुभव साझा करने का मुझे मौका मिला। तो ये सभी जो है संस्थान की देन है। इस संस्थान से शायद अगर हम 22 साल पहले न जुड़ते या संस्थान हम लोगों को जो है सहयोग न करता, तो शायद हम लोग आज यहाँ तक न पहुँच पाते और इतनी बड़ी बातें हम लोग न कर पाते। 2019 के चुनाव में जब मैंने अपने यहाँ अच्छे काम किए, सीट महिला हो गई थी, तो मेरी पत्नी को लोगों ने जो है प्रधान बना दिया। मैंने कहा भाई मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा, तो लोगों ने कहा नहीं, आपको जो है भी गांव का और विकास करना है और भी कुछ काम छूटे हैं, तो उन कामों को पूरा करने के लिए गांव की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है, हम लोगों ने आगे उसको बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से संस्थान का पूरी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद भी है कि आपने जो है काम, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में और हमारे यहाँ देहरादून में ये संस्थान है तो पूरे देहरादून में काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के ओर हमारी पंचायत की तरफ जो है पूरा सहयोग आपका रहा है। और अभी भी जो है भले इनका प्रोजेक्ट हमारे
पंचायत में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये हमें इसका यहाँ पे बुलाते हैं, अपने कार्यक्रम जो हम लोगों ने किया है उसका हम लोग अपने लोगों को बताते हैं, और निश्चित रूप से हो सकता है कि हमारे प्रोजेक्ट का लाभ आप लोग भी लें। निश्चित रूप से आप आने वाले समय में अपने जीवन में अपना कोई कुछ भी काम करेंगे या कोई नौकरी करेंगे या कुछ भी करेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए एक बेहतर माध्यम आप साबित हो सकते हैं। और जल ही जीवन है, इसीलिए आज पूरा विश्व जो है जल दिवस मना रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आज के दिन केवल चर्चा हो और आज के बाद हम लोग को इसकी चर्चा ना करें, क्योंकि जल है तो कल है। अगर जल हम आज संरक्षित करेंगे, आज जल के लिए बचाने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो आने वाला समय, आने वाली हमारी जो पीढ़ियां रहेंगी उनको हम लोग और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। श्रीमाली जी का हार्दिक आभार, शर्मा जी का और भाटिया जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाने का, मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी का हार्दिक आभार, और आपने मुझे सुना, बहुत धन्यवाद। एक अभी रुक जाए चौहान जी, रुक जाइए। सुबह के कार्यक्रम लंच के पूर्व हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उसके पश्चात हम भोजन के लिए जहाँ भी व्यवस्था की गई है वहाँ जाएंगे। कुछ समय आपको रेस्ट के लिए मिलेगा। उसके पश्चात हम भ्रमण के लिए जाएंगे, और जो भी वाहन आपके पास हैं उसके अंतर्गत जहाँ से आप आए हैं उसके साथ चलेंगे। हम लोग आपके साथ चलेंगे और वहाँ पे जो भी धरातल पर कार्य हैं उसके संबंध में सभी लोग उस पर चर्चा की जाएगी। अंत में सुबह के कार्यक्रम के समापन पर मैं धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूँगा। I want to thank all the people who have been involved in organizing this particular event. First of all, our director, Dr. M. Madhu, as whose initiation we have started this program for celebration of World Water Day. Because of some other engagement at Graphic Era University, he has to go and attend the program there as a chief guest. So he is enthusiastic. He is connected virtually, and in the beginning he said that you can carry the program forward, and whenever I'll get the opportunity, I'll connect virtually and see the program. He's overseeing the program. I am thankful to him for all the facility which have been extended and his initiation for carrying out the program. I also thank our head of division and in charge director, Dr. P.R. Ojasvi, for chairing this particular session, morning session, and giving a brief talk on the importance of water resources and the approaches to conserve and efficiently utilization. I also thank our who was chief guest, but somehow we could not connect, but we could convey his message in the form of a short film in which he has given the message of what as an individual we have to do in terms of conserving the water resources, what approach we should follow in conserving the surface water resources and the groundwater resources. And he has given us the example, he has given us the way how we should think for the future. I am also thankful to Dr. Man Singh, who has joined virtually and given a talk on the status of water resources, the approaches. He talked about the integrated management of surface and groundwater resources, and he made that water is everybody's business, and every individual who is present on the earth's surface is responsible for efficiently managing the resource. I am thankful to all my colleagues, Engineer Amit Chauhan, Dr. H.S. Bhatia ji,
Jai Kishan, Mukesh, all the people who have supported me in arranging and organizing this event. I am also thankful to Vijay Pawarji, who has spared his time and to be present and share his experiences with us in this program, and sharing his valuable time because he is otherwise busy on various programs. Because in Uttarakhand, the government is under making, and every political person or the Pradhan, Panchayat, everybody is involved in making the government function in a better way. So I thank Vijay Pawarji again for his presence here. I am also thankful to our finance and administration department who has helped us in making the various arrangements for the invitees who have joined us for that. Last not but the least, I am thankful to all of you, particularly the administration and the faculty of Dolphin Institute and Shivalik College of Engineering, Dr. Vikas and Beena ji for accepting our invitation and bringing their students to listen to this particular important topic. And I'm also thankful to the students who have been patiently listening to, because you are the future for the country, and the resources will be in your hand, and how efficiently you will manage will find the path and the future course of action. And you have to take that responsibility to pass on the baton to future generation. So I thank one and all. If I have missed somebody to whom who have been contributed in organizing this program, and before we move for lunch, we'll have some short presentation which will be shown, and then subsequently we'll have break, and then we'll have a lunch, and then we'll move further. Thank you. Chauhan ji, you can start the program. किसान भाई और बहनों, नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई और बहनों, आज के कार्यक्रम में हम देखेंगे प्राकृतिक स्रोतों द्वारा जल संरक्षण पर एक रिपोर्ट। किसान भाई और बहनों, दिन प्रतिदिन नदियों का पानी व अन्य प्राकृतिक स्रोतों का पानी लगातार सूखता जा रहा है, जिससे खेतों की सिंचाई के लिए पानी की समस्या अधिक देखने को मिल रही है। ऐसी ही समस्या देखने को मिली देहरादून के रायपुर ब्लॉक के गाँव पाववाला सोडा में। इस समस्या के निदान हेतु स्वयं गांव वालों ने केंद्रीय भूमि जल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि अब भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है, के साथ मिलकर एक परियोजना तैयार की। इस परियोजना के अंतर्गत गांव वालों ने गांव से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्राकृतिक स्रोत के पानी को संरक्षित किया व इस जल को पाइपलाइनों के द्वारा खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया। तो आइए देखते हैं देहरादून के गांव पाववाला सोडा में स्थित इस परियोजना पर एक रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य नदियों और झरनों का राज्य रहा है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, वनों के कटान आदि ने एक भयानक सत्य हमारे सामने खड़ा कर दिया है। और वो सत्य है कि नदियां मर रही हैं, जल घट रहा है। आज जरूरत इस बात की ज्यादा है कि हमें विरासत में जो प्रकृति मिली है और जो जल के प्राकृतिक स्रोत मिले हैं वो ना सूखें। उनमें बहता हुआ पानी हमारे खेतों को हरा भरा रखे और हमारी प्यास भी बुझा सके। देवभूमि कृषि पर आधारित राज्य है और खेती जल पर निर्भर करती है।
नदी, नाले, झरने और प्रपात जहां हमारे राज्य का श्रृंगार हैं, वहीं वो हमारी कृषि की संपन्नता के आधार हैं। इसलिए जल को संरक्षित करना अति आवश्यक है व ये समय की मांग है। एक संकल्प, एक बीड़ा उठाने की कथा हमारे सामने आई, जिसमें गांव वालों के त्याग, परिश्रम और आर्थिक योगदान ने उन्हें वर्तमान समय का भगीरथ बना दिया। अभी जो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं, उसको हम अगर देखें तो गांव वालों के पास हम जाना चाहते हैं तो हमको गांव वालों को हमारे साथ जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम जब वहां जाके काम करते हैं, हम लोग जिनके लिए काम करते हैं, अगर वो लोग हमारे साथ नहीं जोड़ेंगे तो उनके साथ जो संसाधन है हम उनके लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम एक तरीका निकाले हैं जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि सहभागिता हमको चाहिए, लोगों का सहभागिता हमको चाहिए, जो पानी का स्रोत है उसको नियंत्रित करके सबको देने के लिए। अभी जो PMKSY है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसी के तरफ अल्सो उनको चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे क्या बोलते हैं हर खेत को पानी चाहिए, हर ड्रॉप से जैसे हमारा उत्पादकता बढ़े। तो अगर हर ड्रॉप से उत्पादकता बढ़े और हर खेत को पानी चाहिए, तो जिनके खेत को हम पानी देंगे वो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहिए। इसी के तरफ से हम एक छोटा प्रयोग किए हैं। पाववाला सोड़ा गांव में काम किए, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ लोग धीरे धीरे, उनको भी पता नहीं था कैसे क्या करना है। हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं वो गांव में गए, उनके साथ बातचीत किए, फिर उनको बताए भाई आपके पास जो संसाधन है वो आगे इधर उधर चले जा रहा है, आपके पास काफ़ी पानी है, लेकिन आप लोग हमारे साथ आओगे तो हम आपको कुछ रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि हम अगर अकेले काम करेंगे, लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, तो हम उनके लिए ठीक से काम नहीं कर सकते। इसलिए हम उनको पानी का जो महत्व समझाए, एक एक ड्रॉप का महत्व समझाए, उसके बाद वो लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े। देहरादून के रायपुर प्रखंड में बसे 50 से 55 परिवारों का गांव पाववाला सोडा। इस गांव के निवासी मेहनती कृषक हैं जो ईमानदारी और परिश्रम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सादा जीवन जी रहे हैं। इस गांव के खुशहाल जीवन और संतुष्ट वर्तमान के पीछे इनके वर्षों की मेहनत, संयम और दृढ़ इच्छा शक्ति है। होता अक्सर यह है कि हम सरकार की प्रतीक्षा करते हैं, उनकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का इंतजार करते हैं और तब तक गरीबी और कठिनाई में अपना जीवन गुजारते हैं। पाववाला सोडा के ग्रामीण भी ऐसा कर सकते थे और बारिश पर आधारित अपनी 25 हेक्टेयर कृषि की भूमि को ऊसर होता हुआ देख सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सरकार का दरवाजा ही नहीं खटखटाया, बल्कि क्षेत्रीय सांसद, विधायक, सरकारी विभाग अपने योगदान और परिश्रम से अपने लिए एक हरे भरे वर्तमान की मजबूत नींव डाली और एक हरित भविष्य को तैयार किया। अगर इस परियोजना के इतिहास में झांक कर देखें तो विजय पंवार, पदम सिंह और जगवीर कृशाली का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सिंचाई योजना को शुरू करते वक्त हमारे मन में जो है कई तरह की शंकाएं भी थी कि लोगों ने कई तरह से हम लोगों को डराया कि पता नहीं तुम्हारा प्रोजेक्ट सफल होगा या नहीं होगा, क्या होगा। और कई बार हम लोग भी लगता था कि पता नहीं हम सफलता प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, पर लेकिन अंततः एक मन में एक अंदर एक आशा की किरण थी हमारे मन में कि हम लोग जो है सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे और धीरे धीरे हम लोग सफलता की ओर बढ़ते, अपने काम को करते हुए आगे बढ़ते चले गए। और हम लोगों ने जो है सिंचाई के पानी को गाँव के अंदर तक ले आए नवयुवकों के द्वारा, और जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे जो मार्गदर्शक रहे, उन लोगों के द्वारा हम लोगों का ये कार्य पूरा हुआ। आज ग्राम पाववाला सोडा के किसान वर्षा पर आधारित खेती करते थे। उनकी खेती वर्षा पर आश्रित थी। बीज तो बो दिया, मगर फसल होगी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं था। और इंद्रदेव प्रसन्न हो, समय से बरसें, तब तो सब ठीक है, वरना सब सूना। गांव वालों ने इसका हल निकालने के लिए विचार विमर्श किया, मंथन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि पास ही बहती जलधारा के जल को अपने खेतों की ओर यदि मोड़ दिया जाए तो जो पानी व्यर्थ बह रहा है वो सिंचाई के काम आएगा। अब इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया गांव के नौजवानों ने। हमारा गांव
मुद्दतों से जो है यहाँ पर सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऊसर खेती में अपना जीवन निर्वाह हम लोग हमारे गांव के किसान करते थे। 80 और 90 के दशकों में अथक प्रयास हम लोगों ने किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसके साथ सन 2000 से 2001 के अंतराल में हम लोगों ने अथक प्रयास किया और इस गांव के लिए पानी का जो स्रोत हमारे गांव के हेड पर जो हमारे था, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर दूर गांव से जो है इसका स्रोत पानी का उपलब्ध था, उस स्रोत से हमने बड़ी कठिनाई से इस गांव में पानी की व्यवस्था की। ग्रामवासियों ने मिलकर इस व्यवस्था को कायम किया। इस पर लगभग जो है 1 वर्ष का अंतराल में जो है हम इस पानी को अपने गांव में पहुंचा पाए। कड़ी मेहनत और कड़ी कठिनाइयों के साथ जो है हमने इस पूरे ग्रामवासियों ने जिस पानी को जो है अपने गांव में पहुंचाया। काफ़ी कठिन समस्याएं काफ़ी जो है इसमें जो है हम लोगों को उपलब्ध हुई। 131 दिन का प्रयास जो है हमारा जो प्रयास इस पानी को अपने गांव के आखिरी छोर तक पहुंचाने में हुआ, वह एक अविस्मरणीय है आने वाले हमारे उस इतिहास के लिए। जैसा पदम सिंह जी ने बताया, दोबारा प्रयास किए गए। 2000 के दशक में इस बार के प्रयास काफी तेज थे और अधिक उत्साह से भरे हुए थे। साथ ही सरकार का भी सहयोग था। इस परियोजना में तकनीकी मार्गदर्शन केंद्रीय कृषि एवं मृदा संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कोलागढ़ देहरादून द्वारा दिया गया। विलेज पाववाला सोडा में हम लोगों ने सन 2002-2003 में एक इरिगेशन प्लान बनाया। 25 हेक्टेयर ज़मीन किसानों की जो बिना सिंचाई के पड़ी हुई थी और किसान परेशान थे कि इस एरिया में अगर हम सिंचाई प्राप्त कर लें तो हमारी उत्पादकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसानों का इस विभाग के पास आना और हम लोगों को अपनी समस्या बताना और हम लोगों का वहाँ जाना और सर्वे करना। गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल में एक प्राकृतिक स्रोत से एक रेहर खाला नाम का स्ट्रीम बहती है, जिसमें लगभग 10 लीटर प्रति सेकंड का डिस्चार्ज उपलब्ध था। 25 हेक्टेयर ज़मीन जो इस गांव में सिंचित होनी थी, हमने अपने अनुमान के आधार पर, अपनी कैलकुलेशंस के आधार पर ये पाया कि ये पानी एक सिंचाई के लिए काफ़ी है। सर्वे के दौरान ये पाया गया कि जहाँ से हमको जल उपलब्ध था वहाँ से गांव का जो ढाल है लगभग 43 मीटर है। तो हमने इस प्रणाली को गुरुत्वीय पाइपलाइन के द्वारा उपयुक्त पाया। तो लगभग 2.25 किलोमीटर लंबाई हमने 100 मिलीमीटर जीआई पाइप से जोड़ा और 10 लीटर प्रति सेकंड का डिस्चार्ज हमने डिज़ाइन कर प्राप्त किया गांव के मुहाने। अब गांव के अंदर लगभग 2 किलोमीटर लंबाई और लगभग 100 से 150 मीटर तक चौड़ाई के खेत थे, वहाँ तक पानी को पहुँचाना भी आवश्यक था। उसके लिए हमने सर्वे में पाया कि लगभग 58 मीटर का हमारे पास गुरुत्वीय ढाल है। हमने वहाँ पीवीसी पाइपलाइन, जो अपेक्षाकृत सस्ती है, सुंदर और टिकाऊ है, इस लाइन को भूमिगत हमने डाला है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबाई में हमने 110 मिलीमीटर और 90 मिलीमीटर की 2 पीवीसी पाइपलाइनें डाली हैं और 45 हमने आउटलेट्स बनाए हैं ताकि कृषि भूमि का एक इंच कोना सिंचित किया जा सके। कई समस्याएं थी उस समय। जो प्राकृतिक स्रोत था वो गांव से 2.5 किलोमीटर दूर था, तो वहां से लाना था पानी। साथ में आरक्षित वन थे, उनकी भूमि का ट्रांसफर होना था।
रास्ते में और अन्य कठिनाइयां थीं। जंगल, विषम परिस्थिति। 25 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई कर सके, इस काम के लिए सभी कटिबद्ध थे। पर इस परियोजना में सरकार का सहयोग, सांसद और विधायक के सहयोग से ये काम पूरा हुआ पूरे 1 वर्ष में। तो गूल से बहता हुआ पानी एक बड़े टैंक तक लाया गया। टैंक जो बनाया गया था उसकी क्षमता 70,000 लीटर की थी। 2,268 मीटर लंबी पाइप के सहारे जो 100 mm की मोटाई का था, उसको खेतों तक सिंचाई के लिए लाया गया। पर जब से पानी आया तो तब से बारिश के भरोसे नहीं रहना पड़ता है, तब से खेती भी अच्छी होती है, तब से थोड़ा अनाज बेचने लायक भी हो जाता है, मंडी चला जाता है, तब से थोड़ा 2 पैसा आ जाता है। इस परियोजना का कार्य 2 फेजों में हुआ या 2 स्तर पर हुआ। पहला फेज 2001 में शुरू हुआ और वो पूर्ण हुआ 2002 में। दूसरा स्तर या दूसरे फेज की यदि हम बात करें तो वो 2003 में शुरू हुआ और उसका समापन हुआ वर्ष 2006 में। पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 25 लाख रुपए खर्च हुए। तो पहले प्रोजेक्ट बना, पर प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए का एस्टिमेट तैयार किया गया था। उसमें 6 लाख रुपए हम लोगों को जलागम प्रबंध परियोजना के द्वारा मिले। 2 लाख रुपए राजेंद्र शाह जी जो माननीय विधायक तत्कालीन हमारे क्षेत्र के रहे, उनके द्वारा दिया गया और लगभग 2 लाख से ऊपर की सहभागिता जो है स्थानीय ग्रामवासियों के द्वारा की गई। तो जिस दिन इस योजना का श्री गणेश हुआ, उस दिन बहुत बड़ी कठिनाइयों के साथ हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया और मन में एक संकल्प था कि हम इस काम को पूरा करेंगे और निश्चित हमें सफलता मिली जो आज देखी जा रही है। फेज 1 में जहां पानी गांव के मुहाने तक ही पहुंचा पाइप द्वारा, वहीं फेज 2 में वो पानी गांव के आखिरी छोर और आखिरी खेत तक पहुंचा। आज जो है हम लोगों ने कठिन परिश्रम करते हुए गांव के अंदर हम पानी को ले गए। गांव के अंदर पानी को फिर गांव के बीच में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने फिर दोबारा प्रयास किया। 6,70,000 रुपये जो है तत्कालीन जो हमारे सांसद महाराजा मानवेंद्र शाह जी के द्वारा हम लोगों को 6,70,000 रुपये अपनी सांसद निधि से दिया गया और लगभग 2.5 लाख से ऊपर की जो है सहभागिता गांव वालों के द्वारा की गई। तो आज हमारे गांव में जो है भरपूर पानी, सिंचाई का पानी मिल रहा है। हम लोग अपनी खेती को कर रहे हैं, पॉली हाउसों की ओर हम लोग जा रहे हैं, डेयरी की तरफ भी हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और जो पहले हम वर्षा पे आधारित रहते थे, हम लोग जो खेती करते थे, आज जो है हम लोगों का अपना सिंचाई का पानी है। हम लोग अपनी अच्छी अच्छी नकदी फसलों की ओर हम लोग जा रहे हैं। इस परियोजना में पाइप बिछाना तो था ही, साथ में टैंक को भी बनाना था और ये दोनों कार्य काफी कठिन थे। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा गया ताकि टैंक के लिए जगह बन सके और जाल का भी निर्माण किया गया ताकि टैंक क्षतिग्रस्त ना हो। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का सपना पूरा हुआ। पाइप जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, इनके द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया गया है। इस पानी को हर खेत तक पहुंचाने के लिए 45 आउटलेट राइजर्स दिए गए हैं। केंद्रीय भूमि जल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परियोजना एवं जन सहभागिता से जल स्रोत का इस्तेमाल कर ग्राम पाव वाला सोडा के ग्रामवासियों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर परियोजना का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। जन सहभागिता का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम लोगों को समझाएं कि ये परियोजना किस तरह से उनके लिए लाभकारी है और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो किस तरह से इसमें एड्रेस हो रही हैं, उनकी ज़रूरतें किस तरह से पूरा हो रही हैं और उन ज़रूरतों में से कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसको कि सबसे पहले एड्रेस करना ज़रूरी है। तो वहाँ पाव वाला सोडा के लोगों की जो सबसे पहली ज़रूरत थी वो थी पानी की कमी। उस चीज़ को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद कैसे लोगों को उस चीज़ से जोड़ा जाए, कैसे लोगों की सहभागिता ली जाए, उसके बारे में लोगों से मीटिंग की, सभाएं की और उनसे बात की और अपनी पूरी परियोजना में किस तरह से हम मिल करके काम करेंगे विशेष करके उसके बारे में हम लोगों ने प्रकाश डाला। और परियोजना पूरी करने के बाद हमने सिर्फ यहाँ पूरी करके परियोजना छोड़ी नहीं थी, हमने उस चीज़ को सस्टेनेबल करने के लिए हमने उन्हें मैकेनिज्म डेवलप किया, जिसमें मेन रूप से ये था कि जो पानी वहाँ पर इकट्ठा हुआ, जो पाइपलाइन बिछाई गई, उसका पानी उपयोग किस तरह से किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। और उसी सब का ये नतीजा है कि ये सिस्टम जो कि करीब 9-10 साल पहले विकसित किया गया था, अभी भी अनवरत रूप से चल रहा है
और लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। वहाँ पर जो फसल की उत्पादकता थी, गेहूं की फसल की उत्पादन मुश्किल से 9 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर हुआ करता था, और ये पानी मिलने के बाद वहाँ की उत्पादकता करीब करीब 30 से 35 क्विंटल तक पहुँच गई। और यही चीज़ हमने वहाँ पर की है, और लोग हमारे साथ जुड़े, और अभी भी वो लोग जुड़े हुए हैं, एक तरह से नहीं तो दूसरे तरह से। और ये अनवरत ये प्रोग्राम चल रहा है, और ये प्रोग्राम सिर्फ वहीं नहीं चल रहा है, वहाँ की सफलता को देख करके बाकी जगहों के लोग भी उसी तरह की परियोजना करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको भी सफलता मिल रही है। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है सहभागिता का, वो सफल रहा है। काली माटी से लेकर पाव वाला सोडा से लांघा, और लांघा से लेकर के अटाल तक, ये हर तरफ सफलता इसको मिली है। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी और जगहों में भी, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में ये कॉन्सेप्ट विकसित होगा, लोग इस चीज़ को अपनाएंगे और उसका लाभ उठाएंगे। 10 जुलाई 2002 को इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड सुरजीत सिंह आपने इस लघु फिल्म के माध्यम से जो प्रधान जी ने अपना वक्तव्य दिया था उसके संदर्भ में जानकारी दी। धन्यवाद। प्रस्ताव के दौरान मुझे से एक गलती हो गई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे मध्य हमारे संस्थान के सेवानिवृत्त मुख्य तकनीकी अधिकारी इंजीनियर SK शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं उनको भी विभाग की ओर से और संस्थान की ओर से धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे मध्य उपस्थित हुए। ये हमारे साथ फील्ड में भी चलेंगे, क्योंकि यही उसके कर्णधार हैं जिन्होंने इस पूरी परियोजना का क्रियान्वयन किया है। और कोई भी आपके प्रश्न हो, ये उसका सहर्ष उत्तर देने में समर्थ होंगे।